अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक टॉपर्स के वो स्टडी सीक्रेट्स। अगर इनको आप अडॉप्ट करें तो आपकी पिक्चर और मार्क्स भी साल के आखिर में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपके स्कूल कॉलेजेस के बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे होंगे और आपके मार्क्स हर कोई बता रहा होगा, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त ऐसे दिल खोलकर खुश होकर। तो वो सीक्रेट्स क्या हैं? ये सीक्रेट्स अडॉप्ट कर लिए जाएं तो आप यकीन माने, आप वक्त के साथ साथ ना सिर्फ अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे, बल्कि एक खास वक्त के बाद जब इंशाल्लाह आप टॉप कर जाएंगे तो फिर आप मुझे याद करेंगे कि सर ने क्या कमाल बातें बताई थी। चलते हैं इन सीक्रेट्स को पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता कर कर और देखते हैं कि आपको कितना बेहतर लगता है। सबसे पहले एक बात याद रखो कि आप बड़े हो गए हो, अब आप नई क्लास में आए हो, 9th में या 10th में ही सही। अगर आपने पहले गलतियां की हैं तो देखो, अंडरस्टैंड डोंट मेमोराइज, यानी सिर्फ याद करना ही आपका काम नहीं है। याद करना बाद में आता है और समझना पहले आता है। तो पहले समझो और फिर याद करो तो ये आसान होता है। देखो, फिलहाल मैं बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद समझ में आएगा वक्त के साथ साथ कि आप क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए था। देखो, मिसाल के तौर पर क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा बहुत ज्यादा नहीं लगाना। रट्टा लग सकता है उस वक्त बहुत आसानी से जब आपको याद हो चुकता है, क्योंकि बाज़ जगहों पर क्रैमिंग करना यानी रट्टा लगाना वो एक जरूरत होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने तारीख याद करनी है, आपने किसी शख्स का नाम याद करना है, आपने किसी डेटा को याद करना है, टेबल में मौजूद है, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। लेकिन हर जगह क्रैमिंग नहीं करते, हर जगह रट्टा नहीं लगाते, समझना इंतहाई जरूरी होता है। देखो यहां पर देखो, ऑलवेज आस्क बिफोर मेमोराइजिंग। जो कुछ भी याद कर रहे हो उससे पहले पूछो ये क्यों है, इसका क्या मकसद है, ये किस तरह से हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है। अगर चंद एक छोटे मोटे सवालात के जवाब लेकर चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्यों रहा हूं। ये नहीं कि बस मैंने अपनी क्लास में टॉपिक देखा है तो याद कर लूं, टीचर ने कल हमें पिटाई करनी है तो याद कर लूं, या हम पर सख्ती हो रही है वालिदैन की तरफ से याद कर लूं। नहीं, आप उसको एक तरीके से सोचो उसके बारे में और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करो। जब अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा, अच्छा इसका मकसद हमारी लाइफ में ये है, हमारे इर्द गिर्द जो होने वाले मज़ाहिर हैं उसके अंदर ये दिख रहा है, जब उसको बार बार अपने इर्द गिर्द देखोगे और महसूस करोगे तो वो चीज़ जो आपको पहले सिर्फ रट्टा मार के ही याद होती थी, वो अब अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो मजा आएगा ना उसके याद करने का, वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने बातें लिखी हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग केमिकल रिएक्शंस, a process in which try to imagine what happens the atoms during the reaction। यानी कि थोड़ा सा जरा मैंने इसको क्विकली पढ़ दिया है। वो ये कहा है मैंने कि देखो, एक हम याद करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर हम याद करें कि a ऐसा है, उसके एटम्स दो हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 में दो एटम्स हैं, अब वो टूट रहे हैं और उसके साथ कोई दूसरा आने लगा है जैसे कि ऑक्सीजन, वो उसको आकर घेर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक केमिकल रिएक्शन को अपने जहन में जब इमेजिन करोगे, इसी को ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मतलब आपके वो दिमाग में एज अ पिक्चर या एज अ वीडियो या एज अ, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है आप उसकी स्मेल याद करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इट हैज फ्रूटी स्मेल। अब आपने फ्रूट की स्मेल तो सूंघी हुई होगी, तो वो जो स्मेल है ना वो भी आपको अंडरस्टैंड करवाती है। तो इस तरह जितना आप एक्सपोजर करोगे, अपने इर्द गिर्द देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ये एक बात याद रखना कि एक बच्चा है, उसको जल्दी याद हो जाता है, दूसरे को देर से याद होता है। उसमें एक रीजन ये भी है कि जब टीचर उसको एग्जाम्पल देता है, दोनों बच्चों को एग्जाम्पल देता है, अब क्या होता है, एक बच्चे को याद नहीं होता और एक को जल्दी याद हो जाता है। असल में टीचर ने जो एग्जाम्पल दी होती है, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई शय एक बच्चे ने पहले से ही देखी होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि फिजिक्स में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल। ये एक ऐसा एंगल है जो ये बताता है कि दूर सड़क पर पानी है या रेगिस्तान में रेत के अंदर एक नखलिस्तान है, यानी पानी से भरा हुआ एक जगह है। लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो पानी होता ही नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूं कि देखो ऐसा तरीकाकार है, मैं रेगिस्तान गया, वहां बहुत सारा पानी था, लेकिन जब मैं पानी के पास पहुंचा तो पानी नहीं था। अब ये वाली बात वो समझ सकता है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल की समझ है, या जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल अब सिखाया जा रहा है पर उसने ये चीज पहले कहीं ऑब्जर्व की हुई है। तो दोनों चीजों का अगर एक साथ रिलेशन बनाया जाए तो ना सिर्फ आपकी पुरानी जो ऑब्जर्वेशन है
अब वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। या अभी आपने कोई चीज़ सीखी है और उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप देखने की कोशिश करते हो अपने इर्द-गिर्द या मोबाइल के ज़रिए से या अपने वालिदैन के ज़रिए से, तो वो कॉन्सेप्ट जल्दी से आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। अब आपको समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी कि वाक़ई में 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्यों थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका एक्सपोज़र, उनका इर्द-गिर्द के माहौल के साथ ताल्लुक जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। जिसने अच्छी तरीके से अपने इर्द-गिर्द ऑब्ज़र्व किया होता है हवाओं को, गैसों को, स्मेल को, ठीक है, रोशनी को, वो जल्दी-जल्दी से वो चैप्टर सीख लेता है जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये अपने दिमाग में रखो कि अंडरस्टैंड करना सीखो, ना कि सिर्फ रट्टा लगाना सीखो। अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात ये है कि आपके पास यहां पर लिखा हुआ है मेक अ रियलिस्टिक स्टडी रूटीन। अब रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये बात सिखाई थी कि रूटीन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल दिया हुआ है। अगर आप इस सैंपल को स्टडी कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगी, और आप अपनी मर्जी के सैंपल भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आप पूरे वीक को बांट लो, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे तक, और फिर उसके सामने यानी जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर लिखो। देखो, लिखना कैसे है और कैसे स्टडी प्लान को थोड़ा एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बात सुनो, सिंपल स्टडी, सिंपल आपने प्लान बनाना है। स्टडी प्लान सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं इस टाइम ये करूंगा, फिर एग्जैक्टली इस टाइम ये करूंगा, एग्जैक्टली उस टाइम, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो प्लान सिंपल होना चाहिए, नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। स्टडी 2 to 3 सब्जेक्ट पर डे। देखो, जरूरी नहीं होता कि अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं जो आप रोजाना करना चाहते हो, तो आप रोजाना ही करो। अगर नहीं कर रहे तो आप परेशान हो रहे, नहीं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप उन सब्जेक्ट्स को बांट लो। यानी कि आप 3 दिन और 3 दिन हफ्ते को इस तरह डिवाइड करो। पहले 3 दिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और दूसरे 3 दिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनको इस तरीके से बैलेंस कर लो, ठीक है। कुछ साइंस के और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट, इस तरीके से आपने रोजाना 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, देखो 2 2 करोगे तो 7 दिन में डिवाइड कर लो। जो मुश्किल है उन्हें ज्यादा कर लो, जो कम है उन्हें कम दिन पर कर लो, ठीक है। और हर दिन करो, ये बहुत ही जरूरी है। कीप 1 hour फॉर रिवीजन, लेकिन 1 घंटा रिवीजन के लिए रखो। ये मैं आगे चल के बताता हूं कि रिवीजन कहां से और किसकी करनी है। और फिर लिखता है ऑलवेज स्टडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। यानी जब आप सोकर उठो, जब आपने पढ़ाई शुरू करनी हो, तो आपने उस सब्जेक्ट से शुरू नहीं करना जो आपको बहुत इजी लगता है, जो आपको फौरन याद हो जाता है। नहीं, पहले आपने मुश्किल चीज से स्टार्ट करना है, यानी मुश्किल सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद आसान सब्जेक्ट की तरफ जाना है। जब आप इवन के सोने वाले हो रहे हो तो आसान तरीन सब्जेक्ट उस वक्त आप पढ़ रहे हो और याद हो जाएगा। वरना क्या होगा, आसान आसान सब्जेक्ट में आप वक्त सारा लगा लोगे और फिर मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, हर रोज ही नहीं होगा, और वो सब्जेक्ट बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट वो पहले शुरू करो उठते ही फ्रेश होकर, जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है। एक बहुत अच्छी किताब है ब्रायन ट्रेसी की, इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट विच इज मोस्ट बिग एंड अगलीस्ट। यानी उसके काम का तरीका यह है कि काम पहले वो कर लो जो सबसे बड़ा हो, यानी वो मेंढक पहले खा लो जो बहुत ही भद्दा हो और बड़ा हो, ताकि छोटे छोटे और थोड़े कम, यानी इसमें लें कम बदसूरत या थोड़े थोड़े खूबसूरत खाने में आसानी पेश आए। यानी इसका मतलब है कि बड़ा काम अगर आप पहले करोगे तो छोटे काम करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर चलते हैं एक और सीक्रेट स्टडी टिप की तरफ, और वो है रिवाइज रेगुलरली। अब जो मैंने 1 घंटा निकाला है, 1 घंटा कर सकते हो, 1.5 घंटा कर सकते हो, जितनी आपकी पोटेंशियल है। अब क्या करना है, देखो यहां पे गौर करना। इफ यू लर्न समथिंग टुडे, अगर आज आपने कुछ सीखा है, याद कर लिया है, टीचर ने बता दिया है, ओके, एंड डोंट रिवाइज इट, यू विल फॉरगेट इट। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसको दोबारा से नहीं देखा, याद करने की या रिवाइज करने की कोशिश नहीं की, तो भूल जाएगा। आपने मुझसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया, वाह सर ने कमाल बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद आपने कहा चलो याद तो हो गया, नहीं, वो कुछ दिनों बाद भूल जाएगा। 3 दिन पहले आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था, आपको याद नहीं होगा, सिवाय इसके कि कोई स्पेशल चीज पक गई हो या कोई इवेंट हो गया उस साथ। या फिर अगर मैं पूछूं कि आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, आपके पास कितने कलर के कपड़े हैं, या इतना ही समझ लें कि 2 से 3 दिन पहले जो आपने कपड़े पहने थे उनका कलर क्या था, तो अक्सर लोगों को याद नहीं होगा ये वाली बात। क्यों? क्योंकि हम उसको मेमोराइज नहीं कर रहे। तो इसी तरह से आपको आज तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो रिवीजन एक की फैक्टर है, इसका आपने इस्तेमाल हर रोज करना है। जब आपके टेस्ट होंगे तो उस वक्त भी रिवीजन होती रहेगी। 24 आवर्स के बाद रिवाइज करो।
3 डे के बाद रिवाइज करो और 1 वीक के बाद रिवाइज करो। मतलब ये जितना ज़्यादा रिवीजन होगी उतना ही ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा वो टॉपिक। फिर ऐसा हो जाएगा कि आप देखो, कभी सोचो सर एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ते रहें, नहीं, जब आप रिवाइज करोगे तो आप एक एक 2-2 मिनट में सिर्फ पेज को देखकर ही रिवाइज कर जाओगे। मतलब वक्त नहीं लगेगा अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो। इसके बाद यहाँ लिखा है कीप स्मॉल नोटबुक फॉर अ क्विक रिवीजन पॉइंट्स, यानी आपने इस तरह से एक बुक बना ली। ये मैंने थोड़ी रफ सी बनाई है क्योंकि ये प्रैक्टिकली लोग बना सकते हैं। मतलब आपकी रिवीजन बुक ऐसी होनी चाहिए, एक ही पेज पर 6-7-8 टॉपिक वहां आ जाएं, छोटे छोटे करके आ जाएं। बूटे नहीं बनानी, इसको एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना, एग्जाम से पहले इस्तेमाल करना है। तो बात ये इस तरह उसको लिखो जगह जगह पर कि आप का वो पॉइंट जो आपके दिमाग में आपको मुश्किल लग रहा था वो यहाँ लिख लिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड आसान आपके दिमाग में ही रह गए। तो जब आप उसको एक पॉइंट को दोहराओगे तो अचानक से आपको 3-4 पॉइंट याद आने लग जाएंगे। इस तरह पूरा का पूरा चैप्टर भी ऐसे लिखा जा सकता है और चंद पॉइंट्स भी। ये इसलिए होता है, ये की पॉइंट्स होते हैं। तो ये है रिवीजन का तरीका। अगर आपने एक दफा इसको बना लिया तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो मैं एक नजर में देख के पूरा चैप्टर निकाल दूंगा, या 5-6 टॉपिक जो भी आपने लिखे होंगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मतलब ये जो चीज है ना, ये बड़ी कीमती है। ये इस तरह से बनते हैं शॉर्ट नोट्स कि आपने क्या किया, टीचर से पढ़ा, बुक अटेंटिव होके पढ़े। ये ना सोचें टीचर से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बस हम घर रह के बाद में दोहरा लेंगे। नहीं, बहुत ही एक्टिवली स्टडी करना है। जो चीज आपके दिमाग में आ जाए वो थोड़ा सा लिख लें, बुक आपके सामने हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट बातों को, एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके दिमाग में एक एक पेज पर आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। घर जाकर या बाद में जब आप अच्छी तरह से उन पॉइंट्स को देख लो, अभी हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, छोटी मोटी कॉर्नर के ऊपर कोई शायद लिख ली है, नोटबुक पे थोड़ा सा नोट कर लिया है, अब आपने उसको सब कुछ समेटना है और टॉपिक वाइज लिखने। जो पहले रिवीजन वाले थे वो देखो ना, रिवीजन तब होगी ना जब आप पहले लिख लोगे। तो आपने चैप्टर लिखा है और फिर उसको जगह जगह पे चैप्टर लिखा है मुकम्मल, जितना मैक्सिमम लिख सकते हो, और फिर रिवीजन वाले पेज पर एक साथ आपने बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो रही है और नोट्स भी डिजाइन हो रहे हैं। नोट्स में ज्यादा डिटेल होती है और जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, कम पॉइंट्स होते हैं, वो आपके रिवीजन नोट्स में होते हैं। इस तरह हर चैप्टर के खत्म करने के बाद आखिरी जो पेज होंगे उन पेजेस पर आपने वो अपनी रिवीजन वाले पेज लगा लेने हैं। जितना रिवीजन वाले पेज ज्यादा कीमती होंगे, आप पहले रिवीजन वाले पेज करो, फिर कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा तो फिर अपने नोट से देखो। इस तरीके से आप जब रिवीजन करोगे और फिर अपने नोट्स को अपने दिमाग में रखोगे तो साल के आखिर में जो आपको मिलने वाला है वो कमाल होगा। फिर उसके बाद चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। वो कहता है कि आपने सॉल्व करने हैं पास्ट पेपर ले लेने हैं, मिल जाते हैं बाजार से। अभी आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, किस सब्जेक्ट में किस तरह का फॉलो किया जाता है तरीकाकार, कहाँ पर कुछ क्वेश्चन कम होते हैं, कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो ये इस तरीके से आपके जहन में एक तरीका आएगा कि भाई हमारा असल मकसद जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं करना है, हमारा मकसद ट्रू फॉल्स को ज्यादा स्टडी नहीं करना है, हमारा मकसद एमसीक्यूज को फॉलो करना है, हमारा मकसद एक शॉर्ट क्वेश्चन को फॉलो करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में कितना शॉर्ट होना चाहिए, क्या एक फिक्रा काफी है जो आपकी पिछली क्लासेस में लिख आते थे, या 2? नहीं, यहाँ पर आपको 3 से 4 जुमले भी लिखने पड़ सकते हैं। यानी जब तक एक आइडिया, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आइडिया क्लियर नहीं हो जाता, चाहे 2 फिक्रों में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, कंसाइज ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। तो उसके अंदर आपको डेटा कवर भी करना है और अहम तरीन पॉइंट्स भी मुकम्मल करने हैं। और जब टीचर उसको एक नजर में देखे तो वो मुकम्मल होता हुआ भी नजर आना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन की अलामत होती है, ठीक है। नहीं तो फिलहाल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर मजीद इसके बारे में बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शन वाइल स्टडिंग। तो जाहिर सी बात है, आपने नोट किया ही होगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो आपके पास मोबाइल तो होना नहीं चाहिए, अपने पेरेंट्स को दे आओ। अगर पढ़ाई के दौरान उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, मतलब उसमें काम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपको नोटिफिकेशंस ना मिल रहे हैं। आपने उसको या तो वाइब्रेशन पर, बल्कि नहीं, उसको आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन उसके बंद कर दें, ठीक है। उसमें फिर आपके पास डिफरेंट मोड्स होते हैं मोबाइल के अंदर, उसको आप लगा सकते हो जिससे नोटिफिकेशंस आप ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो आपके
समझ लिए मोबाइल आपके काम की चीज़ बन रहा है, ना कि वो आपको बाहर की दुनिया से जोड़े। तो ये तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है। फिर लिखता है यूज़ शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 40 टू 50 मिनट्स। देखो इंसान का जो पढ़ने का दौरानिया है ना, वो मैक्सिमम 40 एक मिनट माना जाता है कि 40 मिनट के बाद उसको उतना समझ में नहीं आ रहा होता, वो उतना ज़्यादा एहतियात के साथ नहीं सुन सकता। ये भी एक पुरानी रिसर्च है जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए। और आजकल के दौर में जब बहुत ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स का दौर आ गया है, तो जो हमारा कंसंट्रेशन टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया है, बाजों का 2-3 मिनट्स तक आ गया है। आपको एक तो अपना कंसंट्रेशन टाइम को बढ़ा लेना है, यानी किस तरह बढ़ाओगे? डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर, ज़्यादा देर बैठकर अपने आप को जोड़ के रखना है किसी चेयर के साथ, टेबल के साथ, बुक के साथ कि भाई मैंने उठना नहीं है, मुझे ये काम करके ही जाना है। तो आपका कंसंट्रेशन टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन 40-50 मिनट्स के बाद आप कुछ मिनट्स की, ज़्यादा नहीं कि बस निकल ही गए, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की आपने किसी से गपशप कर लेनी है, घर वालों से, पानी पी लेना है, नमाज़ पढ़ लेनी है, तो एक छोटा-सा वक़्फ़ा करें और फिर शुरू करें। तो ये आपके पास डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। जब आपका पढ़ाई का बिल्कुल मतलब सीज़ होने लगे, माइंड 40-50 मिनट गुज़र जाएँ, तो फिर आपने रिलैक्स होके मोबाइल उठाने के बजाय क्या करना है, पानी वगैरह पीना है, नहाना-धोना है, नमाज़ पढ़ लेनी है, वालिदैन से बातें कर लेनी है, बहन-भाई के साथ थोड़ा-सा खेल लेना है, लेकिन दोबारा से फिर आकर बैठ जाना है जल्दी-जल्दी। और इस तरह से आप काम कर सकेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दी फोकस, फोकस ऑन वीक एरियाज अर्ली। देखो एक बात सुनो, जब भी इंसान अपने मंजिल की तरफ जाता है तो उसका पहला स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और वो अगर वो ले लेता है क्योंकि उसी से डर रहा होता है, वो जंप से ही डर रहा होता है, जो जंप उसने फर्स्ट टाइम लगानी होती है, उसके बाद तो उसे समझ में आ जाती है जंप कैसे लगाते हैं। या अगर वो एक स्टेप रख लेता है, एक बड़ा स्टेप, तो छोटे स्टेप रखना मुश्किल नहीं होते। तो यही बात है, फोकस ऑन अ वीक एरिया अर्ली। हमेशा जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जो बात जल्दी समझ में नहीं आ रही होती, जो चीज आपको ज्यादा तंग कर रही होती है, उसको पहले सॉल्व कर लो। क्योंकि देखो साल का जो शुरुआत होता है उस दौरान आपके पास कुछ टाइम अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ जाओगे और वहां पर आपने वो पॉइंट छोड़े हुए जो काफी मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आते हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा टाइम दरकार होगा उसको सॉल्व करने के लिए, और दूसरे सब्जेक्ट उससे क्या हो जाएंगे, मुतासिर होंगे। तो शुरू शुरू में ही आपने कोशिश करनी है कि मुश्किल स्टेप्स पहले लेने हैं। डोंट स्किप टॉपिक यू फाइंड डिफिकल्ट, यानी आपने कहा चलो छोड़ दो बाद में कर लेंगे, नहीं। जे इसको अच्छा, अगर ऐसा हो भी जाए आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा छोड़ दें, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, कल ही, अगले दिन ही, फर्स्ट टाइम फ्रेश फ्रेश उसी को ही कंप्लीट करना है। आस्क योर टीचर और फ्रेंड फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो अपने टीचर से पता करो, अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं, आपके बड़े घर वालों में से कोई हैं, अगर बहन भाई बड़े पढ़े लिखे हैं तो उनसे बात कर लें, लेकिन टॉपिक को जल्द से जल्द हल कर लें। फिर उसके बाद चलता है मजीद आगे, और वो है स्टे कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। यानी ये बड़ी कमाल की चीज है। देखो कभी कभी हम कहते हैं आज तो हम पूरा चैप्टर उड़ा देंगे, तो पूरा चैप्टर उड़ जाता है और अगले दिन फिर सोए रहते हैं, ठीक है ना, और फिर ज्यादा देर सोते हैं, फिर हफ्ते बाद फिर एक जहन में आता है और फिर ऊपर। ये लोग यकदम से ऊपर जाते हैं और उसी तरह से नीचे आते हैं, क्योंकि आदत नहीं होती ना इतना ज्यादा पढ़ने की, बस एक दिन अपने आप को बैठा लिया। लेकिन जब ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं आपसे कहूं कि पूरे हफ्ते का खाना आज ही खाओ, पूरे हफ्ते का खाना आज ही खाओ, तो क्या खा लोगे? अगर खा लोगे तो पेट खराब होगा ना भाई, नहीं समझ में आएगा। अगर आपने एक ही दिन सारा चैप्टर खत्म कर दिया, चंक बाय चंक, आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ो। तो जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ जाते हैं वो देर तक चलते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है उतना पढ़ना। तो यही बात की जा रही है, ओनली 2 आवर्स डेली बट रेगुलर। हर रोज पढ़ना है, थोड़ा सही लेकिन पढ़ना है। बजाय इसके कि देखो आप 2-2 घंटे करके पढ़ रहे हो और एक दिन आपने हफ्ते में 6 दिन पढ़ लिया, अब आपको लगेगा मैं तो 6 घंटे बैठ के पढ़ा हूं। ये 6 घंटे उतने इफेक्टिव नहीं है जितने 2 घंटे इफेक्टिव हैं, बट हर रोज। तो ये चीज बड़ी एहतियात यानी एहतियात से फॉलो करनी है। प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम स्मॉल डेली एफर्ट नॉट द प्रेशर। यानी जो आप खुशी से दिल लगाकर सोच समझकर उस पर अपनी थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर कर लेकर जा रहे हो अपने माइंड में, वो चीज ज्यादा देर तक याद रहने वाली है और उसका असर ज्यादा है, बजाय इसके कि आपने प्रेशर में आकर कल टेस्ट है फौरन याद कर लिया। नो नो नो, फिर क्या होगा, वो चीज उसी तरह से जैसे आई है जहन से निकल भी जाएगी। फिर चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये सबसे आखिरी पॉइंट है लेकिन सबसे अहम पॉइंट यही है, और वो पॉइंट ये कहता है कि बिलीव इन योरसेल्फ। देखो आपने इर्द गिर्द वाले बच्चों को, जो पेरेंट्स आपको मिसालें दे रहे हैं, उसको देखो और इसको देखो कहां पहुंच गए। अगर आपने उन पर फोकस किए रखा, मतलब पॉजिटिव फोकस कर सकते हो, लेकिन ये फोकस किए रखा वही जा सकते हैं आगे भाई, अपना तो कोई काम ही नहीं है।
हम क्या कर सकते हैं? मेरे तो पहले 3 नंबर नहीं आए, मुझसे तो पहले 2 घंटे पढ़ा नहीं जाता, 1 घंटे पढ़ा नहीं जाता, मैं क्या कर लूँगा? यानी अगर ऐसे ही अल्फाज़ आप अपने आप को बोलते रहे, तो आपका माइंड यही चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं टॉपर हो सकता हूँ कोई। नहीं, यहीं पर तो सारी बात एग्ज़िस्ट करती है कि अगर आपको अपने ऊपर ही फ़ोकस नहीं है, बिलीव नहीं है अपने ऊपर कि भाई मैं ये कर सकता, अगर आप कहोगे जी मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे और अपने आप को बेहतरीन आगे लेके जाओगे। तो एक बात याद रखना, ये बात बहुत ही कीमती है। वो कहता है, "एवरी टॉपर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम कन्फ्यूजन यू हैव नाउ।" जो अभी आपके लिए परेशानियां हैं, जो अभी एक कंफ्यूजन है, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम कैसे होंगे, बोर्ड का एग्जाम होगा, ना जाने क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, ज्यादा सब्जेक्ट हैं, कितना लिखना है, ये सब चीजें सबके लिए एक जैसी होती हैं जब साल शुरू होता है। लेकिन जो मैंने बातें अभी आपको बताई हैं ऊपर, अगर उन बातों पर फोकस करते हुए आप पूरे साल इसी तरह से सोच समझ कर चले, तो वही कंफ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी और आपके सक्सेस होने का जो इम्कान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मैट्रिक इज नॉट डिफिकल्ट, अगर अपने आप को समझा लो आप, मैट्रिक इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू स्टे रेगुलर। यानी आपने अगर वही हर रोज 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, ये मैं जरूरी नहीं कह रहा कि 2 घंटे, कुछ बच्चे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। देखो, 2 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, ये बहुत ही कीमती है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं रोजाना 5-5 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन असल में वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। मतलब वो पढ़ उतना नहीं सकते जितना कि लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में काम निकाल लेते हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के 2 घंटे भी एक डिस्ट्रैक्शन के साथ लिए जाने वाले 5-6 घंटों से बेहतर होते हैं। ये वाली बात अपने आप को बतानी है। यानी आप थोड़े वक्त में भी सक्सेस हासिल कर सकते हो, लेकिन ये 2-3 बातें बहुत ही अहम है कि अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव करना है कि मैंने ही करना है, मैंने ही टॉप करना है और मेरा ही नाम स्कूल के बोर्ड पर लिखा होगा और आने वाले सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको। मैं ही कर सकता हूँ। जब आप ये सोच के चलोगे, फिर आप हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और आपको टीचर की बात भी समझ में जल्दी आ जाया करेगी। तो ये था आज का छोटा सा एक टॉपिक जो मैंने सोचा आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो आपको हर चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एक टॉपर की जिंदगी बसर कर सकते हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाले हैं आपकी बुक के डिफरेंट लेक्चर्स, कहीं मिस ना हो जाएं। इसलिए ना सिर्फ सब्सक्राइब करो बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करो। नॉलेज फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।